हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, जिससे हमारे पिछले एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया गया एवं अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल के परिणामों में वस्तुनिष्ठता आई तथा विषय के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिली। फ्रेंड्स, जो मात्रात्मक क्रांति है वे शेफर के विचारों से प्रेरित थी। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मात्रात्मक क्रांति क्या है। फ्रेंड्स, जो मात्रात्मक क्रांति है वह लगभग 1960 के दशक में अस्तित्व में आई। इससे पहले के समय में जो भूगोल थी उसमें मैथ का या फिर सांख्यिकी का, इन सब्जेक्टों का प्रयोग, मॉडलों का प्रयोग बहुत कम होता था, यानी मैथमेटिकल फार्मूलाज का प्रयोग भूगोल में नहीं होता था। लेकिन जिस समय से या जिस पीरियड से भूगोल में सांख्यिकी का, गणितीय विधियों का, मॉडलों का प्रयोग शुरू हुआ और बहुत सारे गणितीय मॉडल बनाए गए, आप पढ़ते हैं जैसे क्रिस्टालर का मॉडल, वान थ्यूनेन का मॉडल, बहुत सारे अलग अलग मॉडल बनाए गए और उनका प्रयोग किया जाने लगा। उसी समय को कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज समझना और जरूरी है कि भूगोलवेत्ताओं को मात्रात्मक क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी और उन्हें क्यों लगा कि भूगोल में गणितीय विधियों, मॉडलों का प्रयोग होना चाहिए, जिससे मात्रात्मक क्रांति हुई। तो देखिए, एक समय में भूगोल की सामाजिक सार्थकता में ही सवाल उठने लगा कि भूगोल की कोई उपयोगिता भी है या नहीं है, भूगोल के अध्ययन से समाज को कोई फायदा भी है या नहीं है। और फ्रेंड्स, बात यहाँ तक आ गई कि जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय है उसने 1948 में घोषित किया कि भूगोल विश्वविद्यालयों में पढ़ाने योग्य विषय नहीं है। यह बहुत बड़ी बात थी कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने कह दिया कि भूगोल एक ऐसा विषय है जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने योग्य नहीं है, यानी भूगोल की कोई सामाजिक सार्थकता नहीं है जिसकी वजह से इसे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। और फ्रेंड्स, तब फिर भूगोलवेत्ताओं को लगा कि ये तो भूगोल विषय को ही संकट में डाल दिया गया है। तब भूगोलवेत्ताओं को भूगोल को सुदृढ़ एवं सैद्धांतिक आधार प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई और उन्हें लगा कि भूगोल में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में इसका प्रयोग हो और इसके साथ ही नियोजन में इसका प्रयोग हो और आसपास के क्षेत्र को समझने में भी यह समाज के लोगों की सहायता कर सके और भूगोल विषय की पूरे विश्व में उपयोगिता महसूस हो। और इन सभी चीज़ों को सोचते हुए भूगोल में मॉडलों, सांख्यिकीय विधियों और गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा और भूगोल में मात्रात्मक क्रांति आई। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपका मात्रात्मक क्रांति का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि मात्रात्मक क्रांति क्या है और यह भूगोल में अस्तित्व में कैसे आई। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भी यही बात दी गई है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया गया एवं अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडलों का निर्माण पर बल दिया गया और इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकीय तकनीकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया और इसे ही मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट कि मात्रात्मक क्रांति के फलस्वरूप भूगोल के परिणामों में वस्तुनिष्ठता आई तथा विषय के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिली। जब भूगोल में गणितीय मॉडलों का, सांख्यिकीय विधियों का और मॉडलों का प्रयोग किया जाने लगा, तब भूगोल विषय के परिणामों में वस्तुनिष्ठता आई और भूगोल विषय के वैज्ञानिक विश्लेषण में सहायता मिली। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट पॉइंट है, भूगोल में मात्रात्मक विधि का प्रयोग सर्वप्रथम जिफ द्वारा किया गया, जिन्होंने नगरीय भूगोल के क्षेत्र में 1949 में कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल का प्रयोग किया। फ्रेंड्स, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और यह पॉइंट कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि रैंक साइज रूल किसने दिया था और कब दिया था। तो फ्रेंड्स, अब आप याद रखेंगे कि भूगोल में मात्रात्मक विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जिफ के द्वारा किया गया था, जिन्होंने नगरीय भूगोल के क्षेत्र में 1949 में कोटि आकार नियम यानी रैंक साइज रूल का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कोटि आकार नियम या फिर रैंक साइज रूल 1949 में जी.के. जिफ महोदय ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, एल.सी. किंग ने नगरीय बस्ती प्रारूप को बतलाने के लिए नियरेस्ट नेबरहुड टेक्निक का प्रयोग किया था। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको याद रखना है कि एल.सी. किंग ने नगरीय बस्ती प्रारूप को बतलाने के लिए नियरेस्ट नेबरहुड टेक्निक का प्रयोग किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, व्यवहारिकतावादी एवं मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं द्वारा मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की गई। स्पिट एवं ब्रायन बेरी ने भी मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की। फ्रेंड्स, सर्वप्रथम मात्रात्मक क्रांति आई और यह कहा गया कि मात्रात्मक क्रांति के द्वारा हर क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन जब मात्रात्मक क्रांति अस्तित्व में आई और इसका प्रयोग किया जाने लगा तो ऐसा नहीं हुआ। कुछ क्षेत्र विकसित हुए और कुछ क्षेत्र विकसित नहीं हुए और इन सब चीजों को देखकर इसका विरोध प्रारंभ हो गया। और जो व्यवहारिकतावादी एवं मानवतावादी भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की, इसका विरोध किया। स्पेट एवं ब्रायन बेरी ने भी मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की थी। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक क्रांति का विरोध किसने किया था, तो आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मात्रात्मक क्रांति में अनुभविक तथ्यों जैसे भाव, आवेग, विश्वास, भय, इच्छा आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता है, अतः इसे भौगोलिक वास्तविकताओं की व्याख्या के लिए साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा कि व्यवहारिकतावादी एवं मानवतावादी भूगोलवेत्ताओं ने मात्रात्मक क्रांति की आलोचना की और आलोचना करने का जो आधार था वो यही था कि मात्रात्मक क्रांति में अनुभविक तथ्यों जैसे भाव, आवेग, विश्वास, भय, इच्छा आदि पर ध्यान नहीं दिया जाता था और इसी कारण इसे भौगोलिक वास्तविकताओं की व्याख्या के लिए साधन के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। और व्यवहारिकतावादी, मानवतावादी, यहाँ तक कि स्पेट और ब्रायन बेरी ने मात्रात्मक क्रांति का विरोध और आलोचना की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि मात्रात्मक क्रांति में अनुभविक तथ्यों जैसे भाव, आवेग, विश्वास, भय एवं इच्छा आदि पर ध्यान नहीं दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, मात्रात्मक विधि के लिए गणितीय योग्यता एवं विशिष्ट आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसका विकासशील देशों में प्रायः अभाव होता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि मात्रात्मक क्रांति में गणितीय विधियों का, सांख्यिकी आंकड़ों का और मॉडलों का प्रयोग ही किया जाता है। यहाँ पर यही कहा गया है कि मात्रात्मक विधि के लिए गणितीय योग्यता एवं विशिष्ट आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जिसका विकासशील देशों में प्रायः अभाव होता है। विकसित देशों में तो ये आंकड़े उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन विकासशील देश जो कि इतने विकसित नहीं हुए हैं, वहाँ इन आंकड़ों का अभाव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, 1970 के दशक में हार्वे जैसे मात्रात्मक क्रांति के समर्थकों ने भी इसे त्याग दिया एवं यह कहा कि इस क्रांति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब घटते हुए सीमांत प्रतिफल प्रारंभ हो गया है। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक क्रांति के लिए ये किसने कहा कि इस क्रांति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब घटते हुए सीमांत प्रतिफल प्रारंभ हो गया है। तो अब आपको याद रखना है कि यह कहा था हार्वे जैसे मात्रात्मक क्रांति के समर्थकों ने। फ्रेंड्स, डेविड हार्वे मात्रात्मक क्रांति के समर्थक थे, लेकिन 1970 के दशक में डेविड हार्वे ने मात्रात्मक क्रांति का त्याग कर दिया और उन्होंने कहा कि इस क्रांति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है, अब घटते हुए सीमांत प्रतिफल प्रारंभ हो गया है, यानी इसमें जितना विकास होना था वह हो चुका है, अब जो इसका प्रतिफल या परिणाम है वह घटता ही जाना है। इसीलिए हार्वे ने इस क्रांति का त्याग
कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टाम्प ने मात्रात्मक क्रांति का विरोध किया एवं इसे गृह युद्ध की संज्ञा दी। उनके अनुसार मात्रात्मक के अनेक बिंदु राजनैतिक विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं एवं यह इसके अनुयायियों के लिए धर्म के समान है तथा इसका सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा किसने दी थी। तो फ्रेंड्स, अब आप याद रखेंगे कि मात्रात्मक क्रांति को गृह युद्ध की संज्ञा स्टाम्प ने दी थी और उन्होंने कहा कि मात्रात्मक के अनेक बिंदु राजनैतिक विचारधारा से मेल नहीं खाते हैं एवं यह इसके अनुयायियों के लिए धर्म के समान है तथा इसका सुनहरा बछड़ा कंप्यूटर है। यह कहते हुए स्टाम्प ने मात्रात्मक क्रांति का विरोध किया एवं इसे गृह युद्ध की संज्ञा दी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, मानवतावादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक विधि को यंत्रीकृत अध्ययन मानते हैं जिसमें मानवीय दृष्टियों की अवहेलना होती है। फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था कि मात्रात्मक क्रांति में अनुभविक तथ्यों जैसे विश्वास, आस्था, भय, चिंता, इच्छा, इन सब चीजों को स्थान नहीं दिया गया था, यानी मात्रात्मक क्रांति में मानवीय दृष्टियों की अवहेलना की गई थी। इसीलिए मानवतावादी भूगोलवेत्ता मात्रात्मक विधि को यंत्रीकृत अध्ययन मानते थे और उन्होंने कहा कि इसमें मानवीय दृष्टियों की अवहेलना होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि मात्रात्मक विधि को यंत्रीकृत अध्ययन कौन मानते थे, तो मानवतावादी भूगोलवेत्ता। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी इस वीडियो में मात्रात्मक क्रांति यानी क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है, जो कि हमारे आगे आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई हैं और ये आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।